अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। पिछली वीडियो में हमने सीखा था पीएचपी के असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में डिटेल के साथ। अगर किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पिछली वीडियो में जा सकता है। तो आज हम सीखने वाले हैं पीएचपी के कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में। तो व्यूवर्स, पीएचपी के कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यहाँ पे मैंने डिफिनीशन लिखा है। कंपैरिजन ऑपरेटर्स are used in PHP to compare the values of different variables। तो जैसा कि आपने इस डिफिनीशन से भी मीनिंग लिया होगा कि जो हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं इनमें हम दो वेरिएबल सेट करते हैं और फिर उनको दो मुख्तलिफ वैल्यूज़ देते हैं और फिर उन दो वैल्यूज़ को हम मुख्तलिफ कंपैरिजन ऑपरेटर्स की मदद से कंपेयर करते हैं। इनकी वैल्यूज़ हमारे पास हमेशा ट्रू और फॉल्स में आती है। बूल ट्रू और बूल फॉल का यहाँ पे इस्तेमाल होता है और यहाँ पे हम एको के बजाय वेयर डंप को यूज़ करते हैं। तो व्यूवर्स, शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ। इस वेरिएबल को मैं नाम देता हूँ $t की मैं इसको नाम देता हूँ। इसमें मैं वैल्यू डालता हूँ 100 और इसको मैंने सेमीकोलन से बंद किया। यहाँ पे एक और वेरिएबल लेता हूँ जैसे कि मैंने कहा था, उसको मैं y का नाम देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इक्वल टू का निशान लगाए हैं। अब मैं इसमें वैल्यू डालता हूँ 99 की वैल्यू मैं इसमें डालता हूँ। तो अब मैं पहला वाला हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ किया जाता है वो है इक्वल का, कि हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल है या नहीं। तो इसके लिए हम जो ऑपरेटर यूज़ करते हैं वो इस तरह करते हैं कि यहाँ पे मैं एको के बजाय मैं वेयर डंप डालूँगा, वेयर अंडरस्कोर डंप। यहाँ पे मैंने वेयर अंडरस्कोर डंप लिखा है और उसके बाद मैं यहाँ पे डबल कोट्स डालूंगा। जो हमारे पास दो वेरिएबल्स है, ये फाइंड करना चाहता हूँ कि इन दोनों की वैल्यू सेम है या नहीं। तो मैं इस तरह करूँगा कि यहाँ पे पहला वाला वेरिएबल डालूंगा। पहले वाले वेरिएबल का मैंने यहाँ पे नाम डाला और उसके बाद मैं इक्वल टू के डबल निशान डालता हूँ और उसके बाद वेरिएबल का नाम जो है इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि इन दोनों वैल्यूज़ की हमारे पास मैं चाहता हूँ कि इन दोनों डॉलर्स की मेरे पास वैल्यूज़ सेम है या नहीं, यानी इन दोनों की वैल्यूज़ इक्वल है या नहीं। तो यहाँ पे मैं जो कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करूँगा वो हमारे पास होगा दो इक्वल साइंस। जब यहाँ पे तो जब हम किसी दो वेरिएबल्स की की वैल्यूज़ की इक्वलिटी फाइंड करना चाहते हैं कि इन दोनों की वेरिएबल्स की वैल्यू सेम है या नहीं, तो इनके बीच में मैं यू वाला निशान डालूंगा, इक्वल के दो डबल निशान डालूंगा, सेमीकोलन डालता हूँ। इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे ब्रेक को, ताकि मुझे नेक्स्ट वैल्यू जो है इसके नीचे वाले में आए। तो मैं इसको पेस्ट करता हूँ। तो अगर हमारे पास इन दोनों की वैल्यू सेम आई तो हमारे पास आंसर ट्रू में आएगा। अगर सेम नहीं हुई इन दोनों की वैल्यूज़, इन दोनों वेरिएबल्स की, तो आंसर हमारे पास आएगा फॉल्स में। तो मैंने इसको सेव किया और ब्राउज़र में आकर मैं जब इसको रिफ्रेश करूँगा तो आंसर हमारे पास आया बूल फॉल्स। यानी आंसर हमारे पास फॉल्स में क्यों आया, वो इसलिए आया कि ये दोनों वैल्यूज़ सेम नहीं थी। अब मैं इन दोनों वैल्यूज़ को सेम करता हूँ। यहाँ पे जब मैं सेव किया तो वैल्यूज़ हमारे पास सेम है, तो यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आंसर हमारे पास ट्रू में आएगा। तो जब हम किसी दो वैल्यूज़ की इक्वलिटी फाइंड करना चाहते हैं कि इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू सेम है या नहीं, तो हम उसके लिए वेयर डंप का निशान डालते हैं। तो उसके लिए हम वेयर डंप लिखते हैं, वेयर अंडरस्कोर डंप, और उसके बाद दो राउंड ब्रैकेट्स डालते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पे पहला वाला वेरिएबल लिखते हैं और बाद में दूसरा वाला वेरिएबल लिखते हैं और फिर उसके नीचे इक्वल के कंपैरिजन ऑपरेटर डालते हैं, वो जो इस तरह लिखे जाते हैं। तो अब हमारे पास इक्वल का हो गया। अब हम आते हैं अपने दूसरे कंपैरिजन ऑपरेटर की तरफ। अब फ़र्ज़ करें मैं चाहता हूँ कि ये दोनों वेरिएबल जो है, इन दोनों को जो मैंने वैल्यूज़ दी है, तो इन दोनों वैल्यूज़ की जो टाइप है, यानी दोनों डेटा टाइप सेम है या नहीं। तो उसके लिए मैं इस तरह करता हूँ कि तो उसके लिए जो हमारे पास ऑपरेटर यूज़ किया जाता है, लिखा तो इस तरह जाता है, वेयर डंप लिखते हैं और फिर डबल राउंड ब्रैकेट्स में हम पहले वाले वेरिएबल को लिखते हैं और फिर उसके बाद दूसरे वाले वेरिएबल को लिखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है। तो उसके बाद यहाँ पे 3 इक्वल के निशान डालते हैं कि हमारे पास इन दोनों वेरिएबल्स की डेटा टाइप जो है वो सेम है या नहीं। तो जब मैं ये डालूँगा तो इससे हमें आंसर ये रिटर्न होगा कि इन दोनों की वेरिएबल्स अगर सेम, इन दोनों वेरिएबल्स के डेटा टाइप अगर सेम हुए तो हमें आंसर ट्रू में मिल जाएगा। अगर इन दोनों वेरिएबल्स की
डेटा टाइप सेम ना हुई तो हमारे पास आंसर फॉल्स में रिटर्न हो जाएगा। तो मैं इसको सेव करता हूँ और जब मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा तो यहाँ पे मुझे आंसर मिला बोल्ड ट्रू में। जब मैंने रिफ्रेश किया तो आंसर मुझे मिला बोल्ड ट्रू में, यानी मेरे पास इन दोनों के डाटा टाइप सेम थे। तो जब मैं इनके डाटा टाइप चेंज करता हूँ, यानी ये जो निचला वाला $y की वैल्यू है, इसको मैं इसके डेटा टाइप जो है ये मैं स्ट्रिंग में कर लेता हूँ। तो चूँकि इन दोनों की डेटा टाइप जो है वो आइडेंटिकल ना रही तो यहाँ पे आंसर हमारे पास ये बोल्ड ट्रू जो है ये फॉल्स में आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हमारे पास आया फॉल्स में, बोल्ड फॉल्स, यानी इन दोनों वैल्यूज़ की डेटा टाइप सेम ना हुए और इनके हमारे पास जो आंसर रिटर्न हुई वो फॉल्स थी। तो किसी दो वेरिएबल्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए कि इन दोनों वेरिएबल्स की डेटा टाइप जो है वो सेम है या नहीं, तो उसके लिए हम वेयर डम्प लिखते हैं, फिर दो डबल राउंड ब्रैकेट्स डालते हैं और उनके दरमियान में पहला वाला वेरिएबल लिखते हैं और उसके बाद फिर दूसरा वाला वेरिएबल लिखते हैं और उनके दरमियान ये 3 साइन डालते हैं इक्वल के। तो हम अब आते हैं अपने तीसरा वाले कंपैरिजन ऑपरेटर की तरफ। तो उसमें हम इस तरह करते हैं कि फ़र्ज़ करें मेरे पास दो वेरिएबल है जो मैंने यहाँ पे लिए है और इनको मैंने वैल्यूज़ दी है ये दोनों। मैं चाहता हूँ कि अगर इन दोनों वैल्यूज़ की अगर ये दोनों वैल्यूज़ सेम ना हो तो मुझे आंसर ट्रू में मिले, अगर सेम हो तो इन दोनों वैल्यूज़ की मुझे आंसर फॉल्स में मिले। तो इस तरह करते हैं कि इन दोनों की वैल्यू मैं सेम कर लेता हूँ और मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि ये $t जो है इसकी वैल्यू इस $y के बराबर ना हो तो आंसर मुझे ट्रू में मिल जाए। तो उसके लिए हम इस तरह करते हैं कि एक एक्सक्लेमेशन का साइन लगाते हैं शिफ्ट 1 दबाकर और उसके बाद फिर इक्वल टू का निशान डालते हैं। तो इसका मतलब ये है कि नॉट इक्वल, यानी $t नॉट इक्वल टू $y, यानी दोनों वेरिएबल अगर एक जैसे नहीं, अगर इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू एक जैसी नहीं है तो मुझे आंसर फॉल्स में ट्रू में मिले, लेकिन अगर इन दोनों की वैल्यू सेम हुई तो आंसर मुझे फॉल्स में मिलेगा। चूँकि इन दोनों की वैल्यूज़ अभी सेम है तो आंसर मुझे फॉल्स में मिलेगा। तो सेव करके यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ तो रिफ़्रेश करने पर आंसर मेरे पास फॉल्स ही रहा। जब मैं चूँकि इन दोनों की वैल्यू सेम थी तो आंसर इसलिए मेरे पास फॉल्स में आया। अब अगर मैं इन दोनों की वैल्यूज़ को नॉट इक्वल करता हूँ, यहाँ पे 100 की जगह मैं 101 कर लेता हूँ, तो जब मैं इसको सेव करूँगा तो इनकी वैल्यूज़ तो अनइक्वल रही, इक्वल अब ना रही। तो जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो आंसर ये जो बोल्ड फॉल्स है ये हमारे पास ट्रू में आ जाएगा। तो ये बोल्ड ट्रू में आ गया, आंसर हमारे पास ट्रू में आया। तो जो हमारे पास चौथा कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ होता है वही है कि दो वेरिएबल हम डालते हैं, फिर उसके बाद दोनों को वैल्यू देते हैं। अब हम चाहते हैं कि अगर इन दोनों वेरिएबल्स की डेटा टाइप सेम नहीं हो तो हमारे पास आंसर ट्रू में आए, अगर इन दोनों वेरिएबल्स की डेटा टाइप सेम हो तो आंसर हमारे पास फॉल्स में आए। तो उसके लिए हम यहाँ पे सेम यही नॉट इक्वल का निशान डालते हैं और उसके साथ एक और इक्वल टू का निशान डालते हैं। तो ये हमारे पास इसका मतलब ये हुआ कि $t के डेटा टाइप $y के डेटा टाइप के इक्वल नहीं है तो आंसर मुझे ट्रू में मिले। तो जब मैं इसको सेव करूँगा और यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा तो आंसर हमारे पास ट्रू में आ जाएगा। यहाँ पे आंसर हमारे पास ट्रू में आया। अब मैं इनकी वैल्यूज़ को डेटा टाइप्स को जो है मैं सेम कर लेता, ये जो दो वेरिएबल है इनकी डेटा टाइप्स जो थे वो सेम हुए तो मेरे पास आंसर फॉल्स में आया। ये क्यों मेरे पास आंसर फॉल्स में आया? ये इसलिए कि मैंने कहा था कि अगर इन दोनों वेरिएबल्स की डेटा टाइप सेम ना हो तो फिर मेरे पास इसका आंसर ट्रू आना चाहिए। चूँकि ये इक्वल है, इनके डेटा टाइप सेम है तो आंसर मेरे पास फॉल्स में आया। अब मैं इनके डेटा टाइप जो है चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको स्ट्रिंग में चेंज करता हूँ, तो डबल कोट्स में कर लिया इनको। अब चूँकि इनकी स्टेटमेंट अब हमारी ठीक हो गई है, इनकी डेटा टाइप सेम नहीं है इन दोनों वेरिएबल्स की, तो आंसर हमारे पास ट्रू में आ जाएगा। ये फॉल्स जो है ये हमारे पास ट्रू में आ जाएगा। तो ये ट्रू में आया। तो हमारे पास चार ऑपरेटर्स हो गए, चार कंपैरिजन ऑपरेटर्स हो गए। अब हम आते हैं अपने पांचवें कंपैरिजन ऑपरेटर की तरफ। तो जो पांचवा कंपैरिजन ऑपरेटर है वो बिल्कुल ईजी है। वही है कि हमारे पास दो वेरिएबल है और उनको हमने दो डिफरेंट वैल्यूज़ दी है यहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ कि अगर $t की वैल्यू $y से बड़ी है तो आंसर मुझे ट्रू में मिले। अगर इन दोनों की वैल्यू
ट्रू, अगर डॉलर टी की वैल्यू डॉलर वाई से छोटी है तो आंसर मुझे फॉल्स में मिले। तो इसको मैंने सेव किया और रिफ़्रेश करता हूँ, क्योंकि ये सेम है तो यहाँ पे आंसर मुझे फॉल्स में मिल जाएगा। अब मैं डॉलर टी की वैल्यू जो है बड़ी कर लेता हूँ डॉलर वाई से। तो चूँकि यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट ऐसा लिखा था कि डॉलर टी इज़ ग्रेटर देन डॉलर वाई, तो डॉलर टी हमारे पास डॉलर वाई से बड़ा हो गया, तो स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे ट्रू हुआ, आंसर हमारे पास ट्रू में आएगा। यहाँ पे बोल फॉल्स बोल ट्रू में चेंज हो जाएगा और चेंज हो गया रिफ्रेश करने पर। तो हमारे पास 5 कंपैरिजन ऑपरेटर हो गए। अब हम आते हैं अपने छठे कंपैरिजन ऑपरेटर की तरफ, वो है लेस देन। अब मैं लेस देन का आंसर ये है, निशान ये है, मैंने यहाँ पे लिखा कि डॉलर टी इज़ लेस देन डॉलर वाई। तो अगर ये हमारे पास इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज़, मैं चाहता हूँ कि डॉलर टी की वैल्यू डॉलर वाई से छोटी है, तो अगर ये स्टेटमेंट ठीक हुआ इन दोनों वेरिएबल्स पे तो आंसर हमारे पास ट्रू आएगा। अगर ट्रू ना हुआ तो आंसर हमारे पास फॉल्स में आएगा। तो आंसर हमारे पास फॉल्स में आया, क्योंकि डॉलर टी की वैल्यू डॉलर वाई से बड़ी थी और मैंने नीचे लिखा था कि डॉलर टी की वैल्यू अगर डॉलर वाई से छोटी हो तो आंसर हमारे पास ट्रू में आए। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट था यहाँ पे उल्टा हुआ था। तो अब मैं इसको ठीक करता हूँ, यानी डॉलर वाई की वैल्यू छोटी कर लेता हूँ, इसको 100 कर लेता हूँ, और डॉलर वाई की जो वैल्यू है इसको मैं 101 करता हूँ। तो इसकी वैल्यू डॉलर टी से बढ़ गई, 101 हो गई, तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो गया। तो यहाँ पे आंसर हमारे पास ट्रू में आ जाएगा। तो आंसर हमारे पास ट्रू में आया। तो हमारे पास ये छठा कंपैरिजन ऑपरेटर था। तो अब हम आते हैं अपने 7वें कंपैरिजन ऑपरेटर पर, वो है ग्रेटर देन इक्वल टू, कि डॉलर वाई की वैल्यू, फर्स्ट करें मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि डॉलर टी की वैल्यू डॉलर वाई से बड़ी भी है और इक्वल भी है, तो हमारे पास आंसर ट्रू में आए। तो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे इसके बाद में एक निशान डालता हूँ। मैं चाहता हूँ कि डॉलर वाई की वैल्यू डॉलर टी से बड़ी भी हो और डॉलर टी के इक्वल भी हो, तो ये आंसर हमारे पास ट्रू में आए। तो चूंकि हमारे पास स्टेटमेंट ऑलरेडी टी की पड़ा हुआ है, डॉलर टी की वैल्यू जो है डॉलर वाई की वैल्यू जो है डॉलर टी से बड़ी भी है और इक्वल भी है, तो यहाँ पे जब मैं इसको सेव करके यहाँ पे आऊँगा ब्राउज़र में, तो इसका आंसर मुझे यहाँ पे ट्रू ही में रहेगा, ट्रू रहेगा हमारे पास आंसर। तो अब मैं आता हूँ अपने 7वें ऑपरेटर पर, कंपैरिजन ऑपरेटर की तरफ। जो 7वां हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर होता है वो उसमें हम इस तरह करते हैं कि अगर डॉलर, फर्ज करें इसमें मैं कहता हूँ कि अगर डॉलर टी की वैल्यू डॉलर वाई से बड़ी भी है और इक्वल भी है, तो यहाँ पे हम इस तरह डालते हैं कि डॉलर टी की वैल्यू मतलब कि डॉलर टी इज़ ग्रेटर देन, और उसके बाद मैं लिखता हूँ कि इक्वल टू, इक्वल का निशान डालता हूँ। तो इस तरह मैंने इसलिए इस तरह किया है कि डॉलर टी इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू डॉलर वाई। तो यहाँ पे मैंने इस तरह लिखा है कि डॉलर टी की वैल्यू बड़ी भी है डॉलर वाई से और इसके इक्वल भी है, तो यहाँ पे आंसर हमारे पास ट्रू में आए। तो चूँकि यहाँ पे डॉलर टी की वैल्यू बड़ी भी है डॉलर वाई से और छोटी, यहाँ पे छोटी है, और मैं इसको बड़ी कर लेता हूँ, इस वैल्यू को 101 कर लेता हूँ मैं इस वैल्यू को। इस डॉलर टी की वैल्यू मैंने 101 की है और डॉलर वाई की वैल्यू मैंने यहाँ पे 100 छोड़ी है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट जो है ये हमारे पास ट्रू आ गया। अब मैं इसको सेव करके ब्राउज़र में आता हूँ तो आंसर हमारे पास ट्रू में आ जाएगा, आंसर ट्रू हो गया क्योंकि स्टेटमेंट ट्रू था। मैंने कहा था कि डॉलर टी इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू वाई, तो डॉलर टी ग्रेटर देन भी था डॉलर वाई से और ट्रू भी था, इक्वल भी था। तो अगर मैं यहाँ पे डॉलर टी की वैल्यू छोटी कर लेता हूँ, इसको मैं 99 करता हूँ इस वैल्यू को, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट जो है ये पूरा का पूरा फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स आया, क्योंकि डॉलर टी की वैल्यू ना तो अब इक्वल रही और ना ही इससे ग्रेटर रही। तो अब हम आते हैं अपने चौथे, तो ये हमारे पास था पीएचपी का 7वां कंपैरिजन ऑपरेटर। तो अब हम आते हैं अपने 8वें कंपैरिजन ऑपरेटर की तरफ, वो है लेस देन एंड इक्वल टू। तो उसके लिए हम इस तरह डालते हैं, लेस देन डालते हैं और उसके बाद ये इक्वल टू का निशान डालते हैं। यहाँ पे मैंने कहा है कि डॉलर टी इज़ लेस देन एंड इक्वल टू
$y। इसका मतलब ये हुआ कि $t जो है ये $y से छोटा भी है और इक्वल भी है। तो मैंने यहाँ पे तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट ट्रू आ रहा है। तो मैं इसको सेव करता हूँ और ब्राउज़र में रिफ़्रेश करता हूँ तो आंसर हमारे पास ये ट्रू में आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू था, यानी $t की वैल्यू $y से छोटी भी थी और इसके इक्वल भी हो गई थी। तो हमारे पास आंसर ट्रू में आया। अब मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, तो $t की वैल्यू मैं बड़ी कर लेता हूँ और ये जो $y की वैल्यू है ये ऑलरेडी इससे छोटी हो गई है। तो हमारे पास आंसर स्टेटमेंट उल्टा हो गया, यानी स्टेटमेंट हमारे पास अब ठीक नहीं रहा। तो मैं इसको सेव करता हूँ और ब्राउज़र में आकर इसको चेक करता हूँ तो हमारे पास आंसर फॉल्स में आ जाएगा। तो व्यूअर्स, ये हमारे पास था कंपैरिजन ऑपरेटर। इसमें हमारे पास 8 किस्म के ऑपरेटर्स के बारे में हमने पढ़ा, कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में। इसके बारे में आपने हर ऑपरेटर पे मुख्तलिफ एग्जांपल हल करने हैं, इन पर अपना कंसेप्ट क्लियर करना है। अगर फिर भी कोई मसला हो, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं हमसे, कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। तो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स।